हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग हिंदी की कक्षा में पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था युग्म या समानोच्चारित शब्द, और आज इस अगली कक्षा में हम लोग देख लेते हैं शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए मेरे दोस्त, अब इस कक्षा में हम लोग क्या देख लेते हैं। आज की कक्षा होने वाली है शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द। शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द। आज की पूरी कक्षा इसी पर होगी, शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द। चलिए आज देखते हैं मेरे दोस्त कि शब्द समूह किसे कहते हैं या वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, आइए, हो गया दोस्त। आइए देखते हैं कि शब्द समूह किसे कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। पहले आज का टॉपिक होगा जो आपका मिला है, आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है कि शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द। शब्द समूह का अर्थ होगा शब्दों का समूह। ठीक है, या वाक्य के लिए एक शब्द। शब्द समूह या वाक्यांश, वाक्य का छोटा सा अंश, अंश माने भाग या हिस्सा। ठीक है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द कहिए या शब्द समूह के लिए एक शब्द। बहुत शब्दों का समूह हो जाएगा, वाक्यांश भी हो जाएगा, बहुत शब्दों का समूह हो जाएगा तो वाक्य भी हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या है, एक शब्द। आज की टॉपिक यही हुआ। हिंदी में अगली कक्षा कर रहे हैं हम लोग। पिछली कक्षा में युग्म या समानोच्चारित शब्द देखा था, और इस कक्षा में देखेंगे शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसकी जो होगा परिभाषा पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहते हैं, इसको देखेंगे फिर आगे देखेंगे। चलिए, जब दो या दो से अधिक शब्द, इसकी क्या देखेंगे परिभाषा। तो देख लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक समूह। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक समूह का बोध कराएं, का बोध कराते हैं, समूह का बोध कराएं, ऐसे लिख लेते हैं, बोध कराएं, और उस शब्द समूह, उस शब्द समूह के अर्थ के लिए, शब्द समूह के अर्थ के लिए एक शब्द का, शब्द के लिए, उस शब्द समूह के अर्थ के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए, शब्द का प्रयोग किया जाए, एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसे
वाक्यांश के लिए एक शब्द या शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, ई लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, हमने बताया कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द समूह का, ठीक है, मिलकर एक समूह का बोध कराते हैं और उस शब्द समूह के अर्थ के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो शब्द उत्पन्न होता है या ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया के बाद जो भी शब्द समूह बनता है उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे, आइए देखिए, जैसे बारी बारी से देख लेते हैं, एक भी छोड़ेंगे नहीं। उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। आइए देखें, उदाहरण मिलेगा कि एक व्यक्ति जो आगे की सोच कर रखता हो, ठीक है, तो इसका उदाहरण होगा आगे, उदाहरण में पहला वाला, आगे का विचार करने वाला, आगे का विचार, आगे का विचार या सोच करने वाला, ठीक है, आगे का विचार कर सोचने वाला, आगे का विचार कर सोचने वाला। किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है आगे का विचार कर सोचने वाला, तो उसके लिए होगा अग्रसूची शब्द, आगे का विचार कर सोचने वाला, उसके लिए हो जाएगा अग्रसूची, अग्रसूची। जो आगे का विचार करके सोचता है उसे कहते हैं अग्रसूची। चलिए अब अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्या होगा? जो खाने योग्य हो, जो खाने योग्य हो। एक होगा कि जो खाने योग्य न हो। दोनों का देखिए, जो खाने योग्य होगा उसे कहेंगे खाद्य, उसे क्या कहेंगे? खाद्य। जो खाने योग्य न हो उसे कहेंगे अखाद्य। जो खाने योग्य हो खाद्य, जो खाने योग्य न हो उसे कहेंगे अखाद्य। आगे देखिए, अगला शब्द इसी तरह और मिलेगा, उसको देखने का कार्य करेंगे। आइए देखते हैं। अगला वाला मिलेगा कि जिसका ज्ञान, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा न हो या हो सके, दोनों मिलेगा, न हो या हो सके, इसे कहते हैं अगोचर। अगोचर। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। अगला वाला लिख लीजिएगा, एक तो लिख रहे हैं एक तो बोल दे रहे हैं कि जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। जो जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न किया जा सके या इंद्रियों द्वारा न हो सके या न हो, जैसे भी मिले, आपको एक ही शब्द बोलना है मेरे दोस्त, अगोचर शब्द। कौन सा? अगोचर। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। आगे देखिए अगला वाला, हाँ, जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, दिखाई दे रहा है, जिसके
जैसा कोई दूसरा, जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, तो ऐसे को कहते हैं अद्वितीय। अद्वितीय, अद्वितीय मतलब किसी से आपकी तुलना ही नहीं की जा सकती, अतुलनीय कहते हैं लेकिन तुम्हारे जैसा कोई दूसरा न हो या जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। ठीक है, आगे देखिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे देखेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया दोस्त। चलिए, या साथ में लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत है, साथ में लिखेंगे। इसको मिटा रहे हैं, अब आगे लिख रहे हैं। चलिए, अगला वाला आपको क्या मिलने वाला है इसको देखेंगे, साथ में लिखेंगे, अच्छा रहेगा। जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही छोड़ा गया है। हो गया दोस्त। चलिए आगे देखते हैं कि अगला वाला क्या मिलेगा। तो अगला वाला मिलेगा कि जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो, कुछ न हो, उसे कहते हैं अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। अगला वाला देखिए, जिसने अपने हिस्से का दान कर दिया हो, जिसने अपने हिस्से का दान कर दिया हो, दान कर दिया हो, उसे कहते हैं अंशदान। उसे क्या कहते हैं दोस्त? अंशदान। अरे भैया आप पढ़े होंगे कि अंश माने हिस्सा होता है। क्या होता है? अंश माने हिस्सा। यहाँ पर यदि स के स्थान पर तालव्य स, जो छोटा स कहते हैं, ठीक है, वो आ जाएगा तो अंश माने कंधा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला वाला चलिए देख। अच्छा, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, जिसने अपने हिस्से का दान कर दिया हो, अंश दान। अगला वाला देखिए, वे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं। चलिए देखिए, वे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं, वे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं। एक यह है, एक है कि वे हथियार जो हाथ में रख कर चलाए जाते हैं। हाथ फेंक कर न चलाए जाते हो, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ में रख कर चलाए जाते हो, या तो कह सकते हैं पकड़ कर चलाए जाते हो, हाथ से चलाए जाते हैं। दोनों में ऊपर बिंदु ठोक लीजिएगा। आइए देखिए, वे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हो उसे कहेंगे अस्त्र। उसे क्या कहेंगे? अस्त्र कहेंगे। चलिए, वे हथियार जो हाथ में रख कर चलाए जाते हैं उसे कहेंगे शस्त्र। उसे क्या कहेंगे? शस्त्र। और जो रख कर चलाए जाते हैं उसे कहते हैं अस्त्र। उसे क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं दोस्त। एक, इसके पहले भी आप लोग पढ़े, 2, 3, 4, 5, इसके पहले भी आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब अगला वाला एक शब्द देखिए, 2 शब्द, 4 शब्द ऐसे मिलेगा। अभी देखते चलिए, अगला वाला देखते हैं। किसी भी बात को अत्यधिक चढ़ा बढ़ा कर कहना। किसी भी बात को, किसी भी बात को
अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, इसका आप लोग सुने होंगे अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। इसका हो जाएगा अतिशय धन उक्ति बराबर अतिशयोक्ति, या तो इसी का आप लोग सुनते होंगे अत्योक्ति। ये ऑप्शन में आई वाला नहीं देगा परीक्षा में, ऑप्शन में अभी वाला नहीं देता है, अभी वाला देता है, इसको याद करिएगा। अत्योक्ति मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्त? अतियोक्ति। अति धन उक्ति, अति माने बहुत बढ़ा चढ़ा के, ना कल जला अति एकदम कर ले, तो अति धन उक्ति बराबर अत्योक्ति। हाँ, आगे देखिए, जो देखा न जा सके, ऊपर अभी जगह दिख रहा है तो ऊपर लिख लेते हैं कि जो देखा न जा सके, जो देखा न जा सके उसे कहते हैं भैया, जो देखा न जा सके उसे कहते हैं अदृश्य। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अदृश्य। चलिए आप लोग दिखते रहिए, जो देखा न जा सके उसे कहते हैं अदृश्य। आइए उसे लिख लीजिए अदृश्य। अगला वाला लिखिए, अगला वाला दोस्त, अगला वाला क्या होगा कि जिसका कोई शत्रु न हो, या जिसका कोई, जो कभी मर ना सके ना, अमर, जो कभी मर न सके, जो कभी मर ना सके, मर न सके उसे कहते हैं अमर। उसे क्या कहते हैं? अमर। उसे क्या कहते हैं दोस्त? अमर। अगला वाला देखते हैं, हो गया? इतना लिखिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट भी बनाते रहिए या तो लिखते रहिए, आगे देखते हैं। चलिए आइए, हो गया दोस्त। आइए अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्या मिलेगा उसको देखते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तो अगला मिलेगा कि जिसके कुल या वंश का पता न हो, जिसके कुल या वंश का पता न हो उसे कहते हैं अज्ञात कुल। उसे क्या कहते हैं? अज्ञात कुल। अगला वाला कि जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो, जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो, जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कुलीन। उसे क्या कहेंगे? कुलीन। जिसका जन्म कहाँ पर हुआ हो? ऊंचे कुल में हुआ हो, उसे क्या कहेंगे दोस्त? कुलीन कहेंगे। ठीक है, अगला वाला जिसके कुल या वंश का पता ना हो, अज्ञात कुल, और जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो, कुलीन। अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्या मिल जाएगा कि जिसका चित्र एक जगह स्थित हो। आगे देखिए, जिसका चित्त एक जगह स्थित हो, जिसका चित्त एक जगह स्थित हो उसे कहते हैं एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त। अगला वाला आपको मिलेगा किए 10वां
किए हुए का किए हुए का एहसान मानने वाला, ये होगा। ठीक है, किए का उपकार मानने वाला, किए हुए का उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाला, मानने वाला, इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे कृतज्ञ, कृतज्ञ। अगला वाला मिलेगा किए हुए का उपकार न मानने वाला, किए हुए का उपकार न मानने वाला, इसे कहते हैं कृतज्ञ। घड़ी गए कृतज्ञ। ठीक है, जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की और आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्त? चलिए अब एक से एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यह जो आप पीछे देखे हैं वो अभी परीक्षा में पूछे गए हैं, और यह जो बताने जा रहे हैं यह अभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। तो पहला वाला आपका मिलेगा कि जिस भूमि में, पहला वाला है कि जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो, कुछ भी पैदा न हो, ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? तो ऐसी भूमि को कहते हैं ऊसर या बंजर, ऊसर या बंजर। दोनों में से एक लिखिएगा, दोनों में से एक ही लिखना है आप लोगों को, एक का आएगा प्रश्न में, ऊसर आएगा या तो बंजर आएगा। ठीक है, कुछ भी पैदा न हो उसे कहते हैं ऊसर या बंजर। अगला वाला क्या मिलेगा उसको देखते हैं। तो अगला वाला आपको मिलेगा ऐसी बुद्धि जो तुरंत उत्तर दे। अगला वाला आपको क्या मिलने वाला है कि ऐसी बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो तुरंत उत्तर दे, जो तुरंत उत्तर दे। ऐसी भी बुद्धि जो तुरंत उत्तर दो, इसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति, प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है, अब अगला वाला मिलेगा, चार उदाहरण या तीन उदाहरण एक ही तरह रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट में लिखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट लिख लीजिएगा या जैसे मन तैसे लिखिएगा, इसको लिखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें आपको जरूर पूछेगा। अब जो पूछने वाली बात है इसको आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, मिलेगा आपको तीन चार ठो एक ही तरह का, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वह स्त्री जिसका पति, वह स्त्री जिसका पति अभी विदेश गया हो। पहला वाला, वह स्त्री जिसका पति अभी विदेश गया हो। एक तो यह रहेगा, अभी बताऊंगा, पूरा लिख लेने दीजिए। यहां से यह भी नोट में ही देखिएगा भैया कि वह स्त्री जिसका पति अभी, इतना ही यही लिख लीजिएगा। वह स्त्री जिसका पति अभी विदेश से आया हो, अभी विदेश से आया हो। दोनों का क्या होगा? अच्छा, आया हो। वह स्त्री जिसका पति अभी विदेश से आया हो उसे कहते हैं आगत पतिका, आगत पतिका।
आगत पति का, जिसका पति आया हो आगत पति का, लेकिन वह स्त्री जिसका पति अभी अभी विदेश गया हो उसे कहते हैं प्रोसित पति का। उसे क्या कहते हैं? प्रोसित पति का। उसे क्या कहते हैं दोस्त? प्रोसित पति का। एक ही में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला आपको मिलेगा कि वह स्त्री जिसका पति विदेश में निवास करने लगा हो या बस गया हो। वह स्त्री जिसका पति विदेश में बस गया हो अगला वाला मिलेगा कि वह स्त्री जिसका पति विदेश में बस गया। अच्छा, जो बस गया हो और निवास करने लगा हो विदेश में उसे कहते हैं अव्रत पति का। उसे क्या कहेंगे? अव्रत, वह रहेगा अव्रत पति का। उसे कहते हैं मेरे भैया अव्रत पति का। लेकिन अगला वाला मिलेगा कि वह स्त्री जिसकी पति ने दूसरी शादी कर ली हो। देखिए, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो इसे कहते हैं अद्यूढ़ा। उसे क्या कहते हैं? अद्यूढ़ा। इसे लिखिए या तो द य पर बनाऊं और आई, अद्यूढ़ा। ठीक है, हो गया। चलिए आगे अब देखते हैं। जो बोलने में चतुर हो, जो बोलने में चतुर हो, जो बोलने में क्या हो? चतुर हो, उसे कहते हैं वाक्पटु। जो बोलने में चतुर हो उसे कहते हैं वाक्पटु। ठीक है। और जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो, अधिक बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। वाचाल। जो कम बोलता हो, अगला वाला कि जो मीठा बोलता हो, इसको देखिए, जो मीठा बोलता हो उसे कहते हैं मृदुभाषी। मृदुभाषी। जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो इसे कहते हैं अल्पभाषी। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं दोस्त? अल्पभाषी। जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी, और जो अधिक बोलता हो वाचाल। जो बोलने में चतुर हो वाक्पटु। और एक शब्द आप लोगों के लिए प्रश्न कि अधिवक्ता किसे कहते हैं? सुनिए, अधिक बोलने वाला अधिवक्ता होता है कि जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है कि अधिवक्ता किसे कहते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए या तो लिखने का कार्य करिएगा। आइए, चलिए हो गया, पीछे का लिख लिए थे ना। आगे आइए देखते हैं। आगे अगला वाला क्या मिलेगा? अगला वाला, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो। जो, आइए देखते हैं दोस्त कि जो भूख मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए
बेचैन हो, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो। और जो भूख मिटाने के लिए बेचैन होता है उसे कहते हैं क्षुधातुर। उसे क्या कहते हैं दोस्त? क्षुधातुर कहते हैं। अरे क्षुधातुर, क्षुधातुर। भूख क्या होती है? भूख को हिंदी में कहते हैं क्षुधा। सुधा नहीं, सुधा कहेंगे तो अमृत हो जाएगा। क्षुधा मतलब होता है भूख। चलिए आगे देखते हैं कि जिसकी माँ ने, अगला वाला शब्द आपको मिलेगा कि जिसकी माँ ने, जिसकी माँ ने अपने बच्चे का पेट, अपने बच्चे का पेट रस्सी से बांध दिया हो, रस्सी से बांध दिया हो, रस्सी से बांध दिया हो, उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी माँ ने अपने बच्चे का पेट रस्सी से बांध दिया हो उसे कहते हैं दामोदर। उसे क्या कहते हैं? दामोदर। उसे क्या कहते हैं दोस्त? दामोदर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसे कहते हैं दामोदर। उसे क्या कहते हैं भैया? दामोदर कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। लड़कियां बाल संवारती हैं, ठीक है, तो बाल संवारने की क्रिया क्या कहलाती है इसको बताएंगे। देखिए इस समय एक अलग चल रहा है जमाना। कैले के बाद हरियाँ लिया के घुमा लिया, सोल पिछवा से हरियाँ लिया के, चार जनी देख के गिर जाइए तो गिर जाओ या मत। आइए देखिए बाल संवारने की क्रिया क्या कहलाती है? तो बाल संवारने की क्रिया, बाल संवारने की क्रिया, बाल संवारने की क्रिया कहलाती है केश विन्यास। क्या कहलाती है दोस्त? केश विन्यास। ठीक है, अब मृदा को सुसज्जित करने की क्रिया या मृदा को सुसंगठित करने की क्रिया कहलाती है मृदा विन्यास। अब केश विन्यास, मृदा को संवारने की क्रिया या मृदा की गुड़ाई निराई करने की क्रिया कहलाती है मृदा विन्यास, और बाल को संवारने की क्रिया क्या कहलाती है? केश विन्यास कहलाती है। आइए अगला वाला मिलेगा कि बिना पलक झपकाए देखने वाला। एक शब्द मिलेगा कि बिना पलक, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए देखने वाला, बिना पलक झपकाए देखने वाला, इसको कहते हैं निर्निमेष। निर्निमेष, उसको क्या कहेंगे दोस्त? निर्निमेष कहते हैं। ठीक है, बिना पलक झपकाए हुए जो देखता है उसे कहते हैं निर्निमेष। अब एक शब्द मिलेगा कि वह स्त्री जिसका यौवन ढल चुका हो, वह स्त्री जिसका यौवन, पूछा गया प्रश्न है जिसका यौवन ढल चुका हो, जिसका यौवन ढल चुका हो, वह स्त्री जिसका यौवन ढल चुका हो उसे क्या कहते हैं? गलित यौवन। उसे कहते हैं गलित यौवन। जिसका यौवन ही गल गया हो या यौवन ढल गया हो उसे कहते हैं गलित यौवन। अगला वाला चलिए देखते हैं। अगला वाला आपको मिलने वाला है, वह क्या मिलेगा? तो अब आप लोग आग से संबंधित प्रश्नों को देखने का कार्य करिएगा। कहते हैं ना पेट में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग और समुद्र में लगने वाली आग, तीनों को देखते हैं। तो अब शॉर्टकट में लिखेंगे, आप भी लिखने का कार्य करिएगा नहीं तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। पहला वाला मिलेगा कि जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग।
तो जंगल में लगने वाली आग क्या कहते हैं, इसको बताएंगे। लेकिन अब लिखिएगा पेट में लगने वाली आग, एक मिलेगा पेट में लगने वाली आग, इसको भी बताएंगे। अगला वाला मिलेगा कि समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग। देखिए जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसे कहते हैं कि दावा नल। समझिए जो जंगल में होती है उसे कहते हैं दावा नल, या तो दावाग्नि कहते हैं, दावा नल या दावाग्नि, पहला वाला मिलेगा। दूसरा वाला मिलेगा कि पेट में लगने वाली आग जठर, जठर माने पेट होता है ना, तो जठराग्नि, एक शब्द मिलेगा जठरानल या जठराग्नि, जठरानल या जठराग्नि, जठरानल या जठराग्नि। फिर समुद्र में लगने वाली आग हो जाएगा बड़वानल, बड़वानल या बड़वाग्नि, बड़वानल या बड़वाग्नि। हो गया। इस सब तनी जल्दी से करिए था, और आप लोगों को दिशा से संबंधित बता देते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होते हैं ना, ये दिशाओं को भी बताते हैं। ये जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, जल्दी से आइए देखते हैं। हो गया दोस्त, पीछे का स्क्रीनशॉट बना लिए ना, तो अगला वाला देखिए कि जिसका कोई घर न हो, जिसका एक शब्द मिलेगा कि जिसका कोई घर न हो, जिसका कोई घर न हो, जिसका कोई घर न हो, इसे कहते हैं अनिकेत। उसे क्या कहते हैं, अनिकेत, या तो बेघर भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा लगेगा अनिकेत, बेघर सही नहीं लगेगा, उसे कहेंगे अनिकेत। एक शब्द मिलेगा कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली, दीक्षा ली हो, इसे कहते हैं दीक्षित। उसे क्या कहते हैं, दीक्षित। ठीक है। अगला वाला आपको मिलेगा कि संकुचित विचार रखने वाला, एक शब्द मिलेगा संकुचित विचार, विचार कहेंगे ब नहीं, विचार रखने वाला, रखने वाला। जो संकुचित विचार रखता है उसे कहते हैं दकियानूस, दकियानूस। जो संकुचित विचार रखता है उसे क्या कहते हैं, दकियानूस। ये हो गया। तो आइए अब आगे चलते हैं। दिशाओं से प्रश्न पूछा जाता है, तो लिख लीजिएगा दिशा से पूछे जाने वाले प्रश्न, दिशा से संबंधित, दिशा से संबंधित प्रश्न, संबंधित प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न जो दिशाओं से पूछे जाते हैं। तो दिशा से पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे उसको देखेंगे। चलिए ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, फिर काटिए, अब फिर काटिए। तनी सही नहीं कटा, फिर से काटते हैं इसको, जबरदस्ती काटेंगे जाएगा कहाँ, जब तक कटेगा नहीं। आप लोग फिल्म भी देखे होंगे तो याद आ जाएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी है, मूवी का नाम है मांझी द माउंटेन मैन। आइए देखिए, ऊपर का कहलाता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। चलिए
तो हिंदी में इसका अलग नाम हो जाता है। इधर कहने के लिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहते हैं ना, लेकिन पूर्व दिशा को कहते हैं प्राची। पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? प्राची कहते हैं। पूर्व दिशा को कहते हैं प्राची। इसी तरह उत्तर को क्या कहते हैं? दक्षिण को क्या कहते हैं? ठीक है, उसको देखें। उत्तर दिशा, अरे पूर्व दिशा को प्राची, च में छोटा नहीं बड़ा रहेगा, च में रहेगा। अरे भैया इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, रुक जाइए नहीं तो गलती हो जाएगा। ऐसे बनाइए, हर एक दिशा को नाम लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं फिर बाद में लिख लेंगे, वो भी जाएगा। ऐसे लिखेंगे, पहले लिखिए इसको उत्तर दिशा, इसके दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर। इसको लिखिए दक्षिण, इसको क्या हो जाएगा? दक्षिण। यह हो जाएगी पूर्व दिशा। कौन दिशा? पूर्व दिशा। यह हो जाएगी पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा भैया? पश्चिम। अभी बताइए, उत्तर और पूरब, इसके बीच में खींचेंगे तो उत्तर और पूरब हो जाएगा। लेकिन उत्तर पूरब पश्चिम कुल जानने से पहले देखते हैं कि पूर्व दिशा को किस नाम से जानते हैं। तो पूर्व दिशा को कह सकते हैं प्राची, या तो इसी पूर्व दिशा को कहेंगे प्राक। इसी को क्या कहेंगे? प्राक। क में हलंत रहेगा। इसी पूर्व दिशा को क्या कहेंगे? प्राची या प्राक। हो गया। तो अब पश्चिम को क्या कहेंगे? तो पश्चिम को भी दो नाम से जानते हैं। पश्चिम को कहेंगे प्रतीची या अपरा। पश्चिम का नाम हो जाएगा, इसी पश्चिम का यहाँ पर लिखते हैं, तो पश्चिम का नाम हो जाएगा प्रतीची। प्रतीची या अपरा। प्रतीची या अपरा। सुनिए, यहाँ पर जगह मिल जाएगा, हो जाएगा, चिंता मत करिए। पश्चिम दिशा को कहेंगे प्रतीची या अपरा, लेकिन पूर्व दिशा को कहेंगे प्राची या पाक। लेकिन दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे? और उत्तर दिशा को, तो दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे? तो दक्षिण दिशा को कहेंगे, आप एक शब्द मिलेगा दक्षिण दिशा के लिए, उसका नाम है अवाची। दक्षिण दिशा के लिए एक शब्द क्या मिलेगा मेरे दोस्त? अवाची। और उत्तर दिशा के लिए नाम मिलेगा उदीची। उत्तर दिशा के लिए नाम क्या मिलेगा? उदीची। हो गया। अब ये तो नहीं पूछता है, पूछता का है आप लोगों से कि उत्तर और पूरब के बीच की दिशा क्या कहलाती है? उत्तर और पूरब के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा कहलाती है ईशान। क्या कहलाती है दोस्त? ईशान कहलाती है। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा ईशान। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा कहलाती है आग्नेय। क्या कहलाती है? आग्नेय कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? आग्नेय कहलाती है। ठीक है। अब उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? प्रश्न ई वाला आप लोगों से पूछता है कि उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है। हो गया। देखिए, तो हमने बता दिया कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय। लेकिन उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? वायव्य कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? वायव्य कहलाती है। ठीक है। उसी तरह से पश्चिम और दक्षिण या दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो नैऋत्य कहलाती है। नैऋत्य कहलाती है। इतना तो आप लोगों से हो गया। लेकिन एक शब्द पूछेगा कि ऊपर और नीचे की दिशा क्या कहलाती है? ऊपर की दिशा मतलब ऊपर, एक शब्द मिलेगा नीचे। ऊपर और नीचे, तो नीचे की दिशा कहलाती है अधो। नीचे की दिशा क्या कहलाती है? अधो। और ऊपर की दिशा कहलाती है ऊर्ध्व। ऊपर की दिशा क्या कहलाती है? ऊर्ध्व। ठीक है। उत्तर दिशा को कहते हैं उदीची, ऊपर की दिशा ऊर्ध्व। दक्षिण को कहते हैं अवाची, नीचे की दिशा अधो। पूर्व दिशा प्राक या प्राची, पश्चिम दिशा प्रतीची या अपरा,
उत्तर पश्चिम के बीच, वायव्य दक्षिण पश्चिम के बीच, नैऋत्य उत्तर और पूर्व के बीच, ईशान, फिर इसके बाद दक्षिण और पूर्व के बीच अवाची। तो दक्षिण और पूर्व के बीच आग्नेय रहेगा, अवाची नहीं रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्त कि यह कक्षा आप लोगों के समझ में आ गई होगी। चलता हूं, जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।